हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है ऑडिट। ऑडिट बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, खास करके कॉमर्स रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स में। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। सत्यापन पे हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। और आज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। वेरिफिकेशन इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये कहता है वेरिफिकेशन का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। सेकंड कहता है वेरिफिकेशन इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना। Verification is an auditing process in which auditor satisfy himself with the actual existence of assets and liabilities appearing in the statement of financial position। तीसरे में कहता है कि वेरिफिकेशन एक ऐसा ऑडिटिंग प्रोसेस है जिसमें ऑडिटर खुद को ये सेटिस्फाई करता है कि असेट और लाइबिलिटीज वास्तव में हैं। मतलब बैलेंस शीट, जिसको कभी कभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहा जाता है, उसमें तो वो दिखाई दे रहे हैं, पर वो वास्तव में हैं या नहीं, उससे वो उसको सेटिस्फाई करता है। और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सिंपली सी है। वेरिफिकेशन में हम सत्यापित करते हैं। मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए कि हम प्राइवेट कॉलेज का वेरिफिकेशन करने जाते हैं, ठीक है। हम गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तो हम प्राइवेट कॉलेज का वेरिफिकेशन करने जाते हैं। उससे पहले उनकी फ़ाइल हमारे पास आ जाती है। फाइल के अंदर बिल्डिंग का फ़ोटो, क्लासेस, फर्नीचर, स्टूडेंट, नंबर ऑफ जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब दिखा रखा होता है। लेकिन हम वहाँ मौका मुआयना करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, उनके प्रेमाइसेस पे जाते हैं, जाके देखते हैं कि ये सब है या नहीं। जब हम ये सब करते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हमने क्या किया, या ऑडिटर अपने क्लाइंट का वेरिफिकेशन कैसे करता है, उसके बिजनेस का वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन पहली बात तो ऑडिटर कर रहा है, तो ये ऑडिटिंग प्रोसेस का एक हिस्सा हुआ। इसमें ऑडिटर करेगा क्या, यहाँ पे देखिए सी लाइन में, ऑडिटर खुद को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा कि असेट और लायबिलिटीज वास्तव में हैं जैसे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं, उसमें दिखाई दे रहे हैं, वैसे रियलिटी में भी हैं या नहीं। इससे वो खुद को वेरीफाई करके संतुष्ट करता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर सी था, सिंपल। वेरिफिकेशन। वाइल कंडक्टिंग वेरिफिकेशन फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर। तो ऑडिटिंग जब सीखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सीखने के बाद आप ऑडिटिंग करेंगे, आप अंकेशक बनेंगे, आप सीए बनेंगे, कंपनी का अंकेक्षण करेंगे, तो आपको वहाँ देखना चाहिए एग्जिस्टेंस, कि संपत्ति मौजूद है या नहीं, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो संपत्ति मौजूद है या नहीं। पोजीशन, वो संपत्ति का कब्जा हमारे पास है या नहीं। अगर फर्नीचर दिखाया जा रहा है तो फर्नीचर कहीं पे भी पड़ा हो, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी पड़ा हुआ देख लिया तो हाँ ठीक है, नहीं, वो हमारे कब्जे में यानी संस्था के कब्जे में होना चाहिए। ओनरशिप, उसकी जो मालिकाना हक है वो हमारा होना चाहिए। चार्ज और लिन, हमें देखना है कि उस एसेट्स को गिरवी रख के क्या कोई लोन लिया है क्या, और अगर लोन लिया है उस एसेट्स को गिरवी रख के तो ये बात हमने डिस्क्लोज की है या नहीं। और रिकॉर्ड्स में ये एसेट्स आ गई है या नहीं, यानी फिजिकली भी मौजूद हो और डॉक्यूमेंट्स में भी वो मौजूद हो। तो ये सब काम होता है जब आप असेट्स का वेरिफिकेशन करते हैं। सेकंड है वाइल ऑब्जर्विंग अ क्लाइंट्स एनुअल फिजिकल इन्वेंट्री। जब आप एक ग्राहक की इन्वेंट्री को देख रहे थे, एन ऑडिटर कंडक्टेड टेस्ट काउंट्स एंड ही फाउंड्स हायर इन्वेंट्री देन द रिकॉर्डेड क्वांटिटी इन रिकॉर्ड्स। अभी तो गजब बात हो गई, जितनी रिकॉर्ड में क्वांटिटी बोल रही है उससे ज़्यादा क्वांटिटी उसने पाई। अगली स्लाइड में, चूंकि मेरा पेन काम नहीं कर रहा तो मैं अगली स्लाइड में इसका एग्जांपल देके बताऊंगा। पर हुआ ये कि एक ऑडिटर वहाँ गया, उसको स्टॉक एक मान लीजिए 6 लाख रुपए का बताया गया, और जब उसने कहा चलो मैं चेक करता हूँ, उसने जब चेक किया तो काउंटिंग की, जिसको स्टॉक टेकिंग बोलते हैं, तो उसने स्टॉक टेकिंग की तो वो स्टॉक 6.5 लाख का हो गया मान लो। तो 50,000 का स्टॉक ज़्यादा हुआ, तो मन में लड्डू फूटा, खुशी सी हुई, क्लाइंट को खुशी सी हुई। क्लाइंट को इसलिए लग रहा है वाह यार, मैं तो बुक्स में 6 लाख रुपए सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो स्टॉक 6.5 लाख का निकल गया। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि दिस सिचुएशन कुड बी द रिजल्ट ऑफ क्लाइंट्स फेल्योर टू रिकॉर्ड। ये सिचुएशन क्यों उत्पन्न हुई होगी, मतलब क्या रिकॉर्ड करने में वो फेल रहा ताकि ये स्थिति उत्पन्न हुई। तो वापस से क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं आपको इसका आंसर छोड़ के पहले अगली स्लाइड समझाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। एग्जाम्पल ये था कि उनके रिकॉर्ड्स में, उनका जो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स है, मान लीजिए उनका स्टॉक रजिस्टर है, उसके हिसाब से स्टॉक 6 लाख का है। लेकिन जब फिजिकल काउंट हुआ, स्टॉक टेकिंग हुई, तो वो आया वहाँ पे 6.5 लाख रुपए का। अब यहाँ पे 50,000 का माल क्या है, एक्स्ट्रा पड़ा है।
परंतु अर्थात माल, इसका क्या मतलब हुआ कि 50,000 का माल वहाँ एक्स्ट्रा अंडे तो देगा नहीं माल, माल भौतिक रूप से तो प्राप्त किया गया है परंतु पुस्तकों में दर्ज नहीं हो पाया। तो इसका पहला कंक्लूजन ये निकला कि भाई माल हमारे पास फिजिकली तो आ गया है पर वो रिकॉर्ड्स में नहीं आया। लेकिन अब रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं आया, ऑडिटर को ये सोचना पड़ेगा कि रिकॉर्ड में क्यों नहीं आया। तो अब वापस सिचुएशन सुन लिए, माल आ चुका है पर बुक्स में एंट्री नहीं है। तो या तो हमारे पास परचेज की एंट्री नहीं है क्योंकि परचेज के थ्रू माल आता है, तो या तो हमने परचेज वाली एंट्री मिस कर दी है। तो ये जो क्वेश्चन में स्थिति उत्पन्न हुई उसका कारण हो सकता है परचेज का दर्ज न किया जाना, या माल और क्यों आता है, सेल रिटर्न की वजह से, कि सेल रिटर्न हुई हो, हमने माल को स्टॉक में तो शामिल कर लिया परंतु उसका पुस्तकों में लेखा करना रह गया। अब ये कहाँ से आ रहा है पूरा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं अशुद्धियों के सुधार वाले चैप्टर से भी आ रहा है, वहाँ इस तरह की टोन। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि ऑडिट और अकाउंट्स का बहुत ज़ोरदार रिलेशन होता है। और वैसे भी कहते हैं ना, अकाउंट्स जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। तो अकाउंट्स का आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। तो बाय द वे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा माल का पाया जाना है ये 2 वजह से हो सकता है प्रोबेबल रीज़न, या तो परचेज हो चुका है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, या सेल रिटर्न हो गया है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। अब आपको जब कहानी समझ में आ गई, अब अपन पीछे चलते हैं। क्वेश्चन में इसने कहा था कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई होगी, क्या हम परचेज रिटर्न को लिखना चूक गए, या सेल रिटर्न को लिखना चूक गए, या सेल्स को लिखना चूक गए। तो हम बेसिकली सेल रिटर्न, क्योंकि सेल रिटर्न में माल की आवक होती है, हम उसको लिखना चूक गए। परचेज रिटर्न में माल जाता है, सेल्स में माल जाता है, तो हम उसको नहीं लिखना भूले हैं, हम माल की आवक को दर्ज करना भूले हैं। तो बेसिकली हम सेल रिटर्न को दर्ज करना भूले हैं। तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, पर ऑडिटर रियल सेंस में यही, हम थ्योरी पढ़ें और रियल में ऑडिटिंग को टेस्ट ना करें तो मज़ा नहीं आता। अब अगला है, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी इज डन टू असर्टेन दैट दे आर। ये कहता है कि हम जो दायित्वों का, ये चैप्टर पूरा नाम है सत्यापन, सत्यापन में पूरा नाम है संपत्तियों व दायित्वों का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये कहता है कि जो वेरिफिकेशन आप लायबिलिटीज का करेंगे तो आप क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं, वॉट डू यू वॉन्ट टू अश्योर, आप क्या करना चाहते हैं। आप ये देखना चाहते हैं इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट, तो बिल्कुल हम एक तो ये देखना ही चाहते हैं कि जो भी लायबिलिटीज हैं उनको बैलेंस शीट में शामिल कर लिया गया हो, मतलब देयर शुड नॉट बी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एक वर्ड होता है कि दुनिया हमारे ऊपर पैसा मांगती है लेकिन हम उसको बुक्स में शो नहीं कर रहे, तो लायबिलिटीज शुड बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। सेकंड, रिलेटेड टू द बिजनेस, आपको बैलेंस शीट में वही लायबिलिटीज दिखानी है जो बिजनेस से रिलेटेड हो या जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो। अब ओनर होता है, आपको पता है ना, ओनर होता है, उसके कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शंस होते हैं और उसके कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। अब ओनर के घर के दूध वाले का बिल बाकी है, या ओनर का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल की फीस बाकी है, तो ये चीज़ें आपको बुक्स में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लायबिलिटीज का मतलब होता है दैट लायबिलिटी विच इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस, ठीक है। एक थर्ड आपको अश्योर करना है, शोन एट द करेक्ट वैल्यू। तो हमने पहले में क्या किया था कि लायबिलिटी अगर है तो बुक्स में हो, और सी में हम कह रहे हैं अगर हो तो बिल्कुल सही वैल्यू पे हो। भाई जैसे क्रेडिटर को अगर आपको 2 लाख रुपए देने हैं तो आप उसे 2 लाख रुपए पे दिखाओ, ठीक है। आप उसे जानबूझ के 3 लाख पे दिखा रहे हो, यानी दायित्वों को बढ़ाकर दिखाना, ये गुप्त संचय बनाने का एक तरीका है। तो ये मैं चैप्टर को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप या दायित्वों को आप अंडर स्टेटमेंट करते हो कि मान लीजिए आपके ऊपर लायबिलिटी तो है 2 लाख की, लेकिन आप क्रेडिटर दिखाते हो 1.5 लाख रुपए के, तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को या किसी न किसी स्टेक होल्डर को धोखा देना चाह रहे हो, जो यूज़र ऑफ अकाउंटिंग होते हैं उनको धोखा देना चाह रहे हो। तो ऑडिटर को ये अश्योर करना होता है कि लायबिलिटी है तो बुक्स में है, और है भी तो वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू पे है, और इसके अलावा मेक श्योर कि वो लायबिलिटी रिलेटेड टू द बिजनेस है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें ही इसको वेरीफाई करनी होती है। तो एक बार फिर देख लीजिए, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज मतलब ये एग्जिस्टेंस, अगर वो लायबिलिटी बुक्स में है तो वो, अगर लायबिलिटी सच में है तो बुक्स में होनी चाहिए। ऑब्लिगेशन, वो व्यापार से संबंधित होनी चाहिए, यानी उसको चुकाना व्यापार का दायित्व होना चाहिए। कंप्लीटनेस मतलब उसको आप पूरी वैल्यू पे दिखाएंगे, आप बदमाशी, जिसको मैन्युपुलेशन बोलते हैं, छेड़छाड़ या हेर फेर बोलते हैं, आप वो नहीं करेंगे। वैल्यूएशन, वो प्रॉपर वैल्यू पे हो। डिस्क्लोजर, जैसे क्या होता है, लायबिलिटीज बहुत तरह के होते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो आपको उसको प्रॉपर डिस्क्लोज होता है प्रस्तुतिकरण या प्रकटीकरण, तो आपको उसको प्रॉपर वे में डिस्क्लोज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है, द वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स डज नॉट इम्प्लाई, संपत्तियों के सत्यापन में शामिल नहीं है, डज नॉट इंक्लूड, या
इंक्वायरी इनटू द वैल्यू ऑफ असेट्स। अब आप सोचते जाओ, वेरिफिकेशन में आप असेट्स की वैल्यू की इंक्वायरी करते हो क्या? हाँ, तो ये तो हो गया हाँ। इंक्वायरी फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द असेट्स इन मार्केट, आप ये देखते हो क्या कि वो संपत्ति बाजार में मौजूद है या नहीं, होल्ड पे रखते हैं। इंक्वायरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ असेट्स, आप असेट्स के होने को, उसकी विद्यमानता को इंक्वायरी करते हो या नहीं, बिल्कुल करते हैं। इंक्वायरी फॉर ओनरशिप एंड इट्स टाइटल ऑफ असेट्स, हम उस संपत्ति के स्वामित्व व स्वत्व की जांच करते हैं, बिल्कुल हाँ करते हैं। तो जब ये पहली स्लाइड में आ गया था, जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो हम ये सब देखते हैं कि उसका मूल्य प्रॉपर है या नहीं, वो असेट्स मौजूद है या नहीं, और उस असेट्स की ओनरशिप या उसकी जो टाइटल डीड है वो हमारे नाम है या नहीं, ये सब हम चेक करते हैं। लेकिन उस तरह की चीज़ बाज़ार में मिल रही है या नहीं, ये से हमें क्या मतलब है? अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है, मान लीजिए वाटर कूलर, मान लीजिए, या उसने एक दिखाया है पार्किंग शेड, तो पार्किंग शेड उसने दिखाया है, तो हमें वहाँ जाके देखना है कि पार्किंग शेड है या नहीं। अब बाज़ार में पार्किंग शेड होता है या नहीं, बाज़ार में कितने रुपए पे होता है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी हम जो एसेट्स होना बताया गया है उसकी एग्जिस्टेंस को जांच करते हैं, बाज़ार में वो मिलती है नहीं मिलती है, सस्ती महंगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे क्लाइंट के पास तो है ना, उसने शो किया है, उसके बुक्स में है, दैट्स इनफ। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि आप जब भी असेट्स का वेरिफिकेशन करते हैं, ये बात बार बार इसलिए आ रही है ताकि आपको पक्के से याद हो जाए, जब आप संपत्ति का वेरिफिकेशन या सत्यापन करते हैं तो आपका वो उसका होना देखना होता है, उसका एग्जिस्टेंस, उसकी विद्यमानता कि वो है क्या, वैल्यूएशन, उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन हुई या नहीं, उसकी ओनरशिप यानी उसका मालिकाना हक हमारे नाम में है या नहीं, पोजीशन यानी उसका कब्जा हमारे पास है या नहीं। अगर नहीं है, मतलब हो सकता है असेट्स आपके एजेंट के पास है, कहाँ पे भी है, बट आपको मेक श्योर करना है कि वो हमारे ही व्यक्तियों के कब्जे में हो, संस्थान के ही पास हो। चार्ज का मतलब होता है कि उस असेट्स को कोई गिरवी रख के या उसके अगेंस्ट या उसके मोर्गेज यानी बंधक पर लोन तो नहीं लिया गया है, लिया है तो उसका डिस्क्लोज हुआ है या नहीं। यूज़ में हमें मेक श्योर करना होता है कि असेट्स का प्रयोग व्यापार में हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन लगाने के लिए अनिवार्य शर्त है। डेप्रिसिएशन आप तभी लगा सकते हैं जब आप असेट्स का बिजनेस यूज़ करते हैं, वरना नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है ये कि इन वाउचिंग एन ऑडिटर वेरीफाइज। अब ये टॉपिक वेरिफिकेशन चल रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने एक बीच में वाउचिंग का क्वेश्चन डाल दिया, ये चेक करने के लिए कि आपके वाउचिंग वाला चैप्टर आपने देख लिया था, तैयार हो गया नहीं। तो वाउचिंग में क्या करता है, ऑडिटर ट्रांजैक्शन की अथॉरिटी को वेरीफाई करता है। सेकंड कहता है वाउचिंग में ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को, ऑथेंटिक है या नहीं, उसको वेरीफाई करता है। बोथ द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के कहें अधिकार और प्रमाणिकता दोनों को वेरीफाई करता है, या वो केवल ट्रांजैक्शन की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को एग्जामिन करता है। अब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जांच के लिए तो ट्रायल बैलेंस होता है, ये मैंने यूं ही बताया। वाउचिंग में क्या होता है, जो चीज़ बुक में लिखी हुई है आप उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखते हो। अगर बुक्स में लिखा हुआ है बिल्डिंग, तो आप उस बिल्डिंग के कागजात, उस बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स देखते हो। तो उस डॉक्यूमेंट्स में आप क्या देखते हो, पहले आप ये देखते हो कि क्या संस्था को बिल्डिंग खरीदने का अधिकार था, या जिसने वो ट्रांजैक्शन किया उसको वो अधिकार यानी अथॉरिटी थी या नहीं। अगर 2 लाख रुपए का माल खरीदा गया है तो खरीदने वाले को खरीदने का अधिकार था या नहीं। खास करके गवर्नमेंट संस्थानों में बिना सैंक्शन के काम नहीं होता। तो अगर मान लीजिए कि हमारा प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल की पावर मान लीजिए 5 लाख रुपए साल की है, तो फिर वो ऑडिटर ये भी देखेगा कि 5 लाख से बड़े ट्रांजैक्शन या 5 लाख से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन तो नहीं कर लिए गए हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन की अथॉरिटी को देखा जाता है, और फिर वो ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक यानी वास्तविक जेन्युइन है या नहीं, इसको देखा जाता है। देखो कितना आसान होता है एक फर्जी खर्चा दिखाना, कि हमने एक व्यक्ति को काम पे लगाया, 4 दिन काम पे लगाया, 5,000 रुपये उसको दिए, तो ये आपने मान लीजिए झूठा बिल बना दिया, तो ये क्या है, एक फर्जी प्रमाणक है। तो आपको ऑडिटर को अपनी होशियारी से देखना होता है कि वो जो वाउचर है वो ऑथेंटिक है या नहीं, उससे पहले वो खर्चा करने का पावर अथॉरिटी है या नहीं। तो इसका आंसर सी है। मैं सिंपल भी आंसर बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊँ ताकि आपको चीज़ थोड़ा अच्छे से समझ में आए और थोड़ा ज़्यादा समय याद रहे। बाकी तो जो पढ़ाई करेगा
और रियल में बार बार प्रैक्टिस करेगा उसी को याद होगा, खाली मेरे चाहने से नहीं है। आप वाउचिंग एंड वाउचर क्या होता है इंग्लिश में है द एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ एंट्रीज इन द अकाउंट्स बुक इज कॉल्ड वाउचिंग। अब ये क्या होता है, ये जैसे अगर मैं इसको पढ़ने का तरीका बताऊँ, ऐसा नहीं कि मुझे ही सारा कुछ आता है, बट मैं चाहता हूँ कि स्टिल आप पढ़ें। अब क्या होता है, कई बच्चे बस इसको पढ़ते जाएंगे फिर बोलेंगे हमने 2 बार रीडिंग लगा दी। होता क्या है, एक लाइन शुरू होने से लेके फुल स्टॉप आने तक आपको लाइन पढ़नी होती है और फिर उसको समझना होता है। कई बार लाइन लंबी होती तो हो सकता है 3-4 टुकड़ों में तोड़ दो, पर मोटे तौर पे आइडियली लाइन शुरू होने से लेके फुल स्टॉप आने पे आपको रुकना है और उस लाइन का मीनिंग समझना है। कहता है कि हमने जो, ये सेकंड लाइन में लिखा है, हमने जो अकाउंट बुक्स में एंट्रीज़ की है, यानी जो हमारी जनरल में सब्सिडरी बुक्स में जो एंट्री की हुई है वो एक्यूरेट हैं, मतलब बिल्कुल सही वैल्यू पे लिखी हुई हैं और वो ऑथेंटिक हैं, वास्तविक हैं, इसकी जांच करना कहलाता है वाउचिंग। आगे कहता है टेस्टिंग द ट्रुथ ऑफ आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज वाउचिंग। दोबारा इस बात को लिखा है कि ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज होती हैं, जो जनरल और सब्सिडरी बुक्स होती है, उसकी वास्तविकता को जांचना। टेस्टिंग द ट्रुथ, जो जैसे मैंने कहा ना कि वहाँ पे एक परचेज रिटर्न की एंट्री लिखी है, रौनक अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न, तो आप ये कह रहे हैं कि हमने रौनक को माल वापस किया, तो ये वास्तव में हुआ है या नहीं, इसकी टेस्टिंग करना, इस ट्रुथ की टेस्टिंग करना वाउचिंग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड ए आयरिश ऑफ ऑस्ट्रेलिया डिफाइंस वाउचिंग इज अ टेक्निकल टर्म which refers to the examination by the auditor of documentary evidence supporting and substantiating a transaction। तो बहुत ख़तरनाक सी परिभाषा ऑस्ट्रेलिया के रोनाल्ड ए आयरिश ने दी है। जब हम MCQ लगाते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं याद करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी इसमें से अगर मैं याद करता तो केवल इतना याद करता कि आयरिश ने कहा था कि वाउचिंग एक तकनीकी शब्द है, वाउचिंग एक टेक्निकल टर्म है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब कागजात को हम देखते हैं कि वो ट्रांजैक्शन को बैकअप देता है या नहीं, मतलब वो कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो उसके सपोर्ट में हमारे पास वो कागज है या नहीं। ठीक है, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ वाउचिंग, इसे अंकेषण का सार कहा जाता है। वाउचिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अंकेषण जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो अंकेषण का सार है, अंकेषण की आत्मा है, अंकेषण की रीढ़ की हड्डी है। वाउचिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। फाइनली वाउचिंग मीन्स नॉट ओनली द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बट ऑल्सो टू सी दैट द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन प्रॉपरली ऑथोराइज, रिकॉर्डेड एंड एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लास्ट में ये कहता है कि केवल बिल हो जाने भर से मतलब नहीं है, हमें देखना होगा कि क्या उस सौदे को करने का अधिकार उस व्यक्ति को था, और फिर ये कि सौदा क्या अपनी सही वैल्यू पे हमने बुक्स में एंटर कर लिया है या नहीं किया है। ये सब काम ऑडिटर को मेक श्योर करना होता है। अब थोड़ा सा प्रमोशन, बाय गॉड्स ग्रेस और आप लोगों की दुआ से मैंने बुक लिखी है। ये GF&AR पे बुक है और बहुत अच्छी सेल इसकी हो रही है और बहुत उपयोगी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने GF&AR के नोट्स इसमें दिए हैं। करीबन 120 नियम हैं, तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सरल भाषा में नियमों को बताया है। तो आप ऑनलाइन बुक जाके परचेज़ कर सकते हैं। ये जो मोबाइल नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है फर्स्ट स्लाइड में नाथ पब्लिकेशन के नीचे, तो उस मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप इस बुक्स को ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, और मार्केट में भी अवेलेबल है ही है और बहुत सस्ते दाम पे अवेलेबल है। इसके अलावा माय फेवरेट मेरा एक ऐप है, जैसे सब लोग जानते ही हैं कि कॉमर्स पॉइंट नाम का मेरा ऐप है। उस ऐप के अंदर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं, क्योंकि जैसे मैं मान लीजिए इस वीडियो में कितने क्वेश्चन बता दूंगा आपको, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इतने ही वीडियो में बताता हूँ मैं, लेकिन प्रैक्टिस इनमें से तो आएंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन यही आएंगे ऐसा तो नहीं है। तो मैंने 1000 ऑफ क्वेश्चन बताए हैं। फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट्स है तो अकाउंट में 3000 MCQ है, पर 3000 तो नहीं है, थोड़ा ज़्यादा लिख दिए, फिर भी 1500 से 2000 MCQ तो है ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट को पहले चैप्टर्स में बांटा है और हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन तक भी दिए हैं। ऐसा सारे हैं, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे आपका ऑडिट हो, RSR, GF&AR, इकोनॉमिक्स और BM यानी अपना बिजनेस मेथड, सबके, और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे वो अवेलेबल कराए गए हैं। मैं मानता हूँ खास यूनिक फीचर ये है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और हर थोड़ी देर में उसके आंसर हैं, कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं और सपोर्ट के अंदर लिए कुछ जगह मैंने फ्री वीडियोज़ भी दिए हैं। ठीक है, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन बैंक लेके देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप और भी क्वेश्चन बैंक परचेज़ कर लें, अगर आप एक सीरियस सिंसियर कैंडिडेट हैं तो।
केवल टाइम पास के लिए फॉर्म भरा है तो ये पैसे भी क्यों वेस्ट करते हो, फॉर्म में तो कर ही दिए हैं। बुरा मत मानिए, सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि मेरे लिए क्वेश्चन बना लेना आसान है, सच में आसान है। मेन लगता है ज़ोर प्रैक्टिस करने में, क्योंकि फिर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिएगा। चलिए उसके बाद अपन कंटिन्यू करें बात को। तो अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कट रहा है क्वेश्चन। मूल्यांकन डैश डैश का आधार है। कहता है क्वेश्चन है, वैल्यूएशन इज़ द बेसिस ऑफ। वैल्यूएशन किस चीज़ का आधार है? ऑप्शन लगा के बताता हूँ। वैल्यूएशन वेरिफिकेशन का आधार है, वैल्यूएशन मार्केटिंग का आधार है, वैल्यूएशन इंटरनल चेकिंग का आधार है, या वैल्यूएशन वाउचिंग का आधार है। तो जो वैल्यूएशन होता है वो वेरिफिकेशन का आधार है। जो आप टॉपिक पढ़ते हैं ना वेरिफिकेशन, उस वेरिफिकेशन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें एक है वैल्यूएशन, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है वो प्रॉपर है या नहीं, मैं आपको बताता हूँ अगली स्लाइड में आपको पूछूँ। पहले तो बता ही दिया कि वैल्यूएशन जो है वो वेरिफिकेशन का आधार है। अब आप इसको देखिए कि आप असेट्स का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। सपोज करो यू हैव अ फर्नीचर, आपके पास बहुत सारा फर्नीचर है जो आपने 2 लाख रुपए में ख़रीदा। तो 2 लाख रुपए में ख़रीदा, उसको बोलते हैं कॉस्ट मेथड, या उसकी कॉस्ट कहते हैं। एक होता है मार्केट वैल्यू। अब वो मान लीजिए कि वो फर्नीचर बाज़ार में अभी कितने का है। सपोज़ करो कि अभी वो फर्नीचर मान लीजिए कि अगर इसको बेचने जाएँ तो अपने को 80,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, आपको ये भी पता है कि 80,000 रुपये में बेचेंगे तो 5,000 रुपये खर्चा आएगा, तो नेट आपको 75,000 मिलेगा, तो उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, फिर आपको पता लगता है कि ऐसा ही फर्नीचर मैं अब खरीदूंगा, जितना क्वांटिटी में फर्नीचर है उतना खरीदूंगा, तो अब वो 2.5 लाख रुपये आएगा, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, ये बेस स्टॉक मेथड और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड ये स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड है, तो इनको मैं नहीं बताता। और एक होती है बुक वैल्यू, कि जैसे हम 2 लाख का फर्नीचर लेके आए थे 4 साल पहले, तो हम उसको डेप्रिसिएशन लगाते लगाते आज वो हमारी बुक्स में मान लीजिए 1,40,000 रुपये खड़ा है, तो 1,40,000 को बोलेंगे बुक वैल्यू। अब आप इसको दोबारा सुन लीजिए, मैंने 5 वैल्यूज़ के बारे में बताया। जिस भाव पे आप खरीदते हैं कॉस्ट मेथड, जिस भाव पे आप उसे बेच सकते हैं वो है मार्केट वैल्यू मेथड, मार्केट वैल्यूएशन। खर्चा काट के जो पैसा हाथ में आएगा उसको अपन बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वैसा ही फर्नीचर खरीदें तो कितने रुपए का पड़ेगा उसे बोलेंगे रिप्लेसमेंट वैल्यू। और एक लास्ट होता है, लास्ट मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है पर एक और हो सकता है, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। अपनी बुक्स में, बुक वैल्यू का मतलब होता है अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन काटने के बाद जिस वैल्यू पे संपत्ति खाते में और बैलेंस शीट में दिखाई दे रही होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य। ठीक है, तो जो वैल्यूएशन है वो वेरिफिकेशन का आधार है। होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है कि आप संपत्तियों का वैल्यूएशन करते ही क्यों भाई, जिस वैल्यू पे दिख रही है उस पर चलने दो, आप ये संपत्तियों का वैल्यूएशन करते ही क्यों हो। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के आधार पे, मनी मेजरमेंट के आधार पे, डुअल एस्पेक्ट पे, या कॉस्ट कॉन्सेप्ट के आधार पे। ये हमारे लेखांकन की अवधारणा है। अगेन ये क्वेश्चन मैं अकाउंट्स में भी दे सकता हूँ, लेकिन ये बेसिकली ऑडिटिंग का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वैल्यूएशन वर्ड आ रहा है। तो वैल्यूएशन है इसका, पहले बात तो आंसर सुन लीजिए। वैल्यूएशन किया जाता है गोइंग कंसर्न के आधार पे। अब गोइंग कंसर्न क्या होता है, जिसमें हम ये मान के अकाउंटिंग करते हैं कि हमारा व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलेगा, और इस व्यवसाय को निकट भविष्य में बंद करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके दिमाग में है, जैसे मान लीजिए अभी आप दिसंबर पे खड़े हैं, दिसंबर 2023 पे खड़े हैं, और आपके दिमाग में ये है कि मैं अगले साल यानी 2024 में बिज़नेस को बंद कर दूंगा, तो फिर आप असेट्स को उसकी कॉस्ट वैल्यू पे या बुक वैल्यू पे नहीं दिखाओगे, फिर आप असेट्स को उसकी मार्केट वैल्यू या रीसेल वैल्यू पे दिखाओगे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि आप अगले साल में बिज़नेस को क्लोज करने वाले हो, तो इसका मतलब है कि अब आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर सकते, या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अब नहीं है आपके लिए रेलेवेंट। तो फिर आप संपत्ति को कॉस्ट वैल्यू पे या बुक वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे, बल्कि संपत्ति को बेचने से जो मिल सकता है आप वो मूल्य दिखाओगे। क्योंकि कभी भी अकाउंटिंग का उद्देश्य ये है कि आप यूज़र को धोखा नहीं देंगे, या यूज़र को आप सही चीज़ बताएंगे। तो जब आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और वो उसको आपने 60 लाख रुपए पे दिखा रखा है, आपको ये भी पता है कि अगले साल मैं इसको बेचूंगा तो 40 लाख ही मिलेगा, तो फिर 60 लाख क्यों दिखाना। तो आप असेट्स का वैल्यूएशन करते समय पहली जो चीज़ ध्यान में रखते हैं वो ये है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट
चालू व्यवसाय अवधारणा एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये होता है। अच्छा, वैसे बाकी कॉन्सेप्ट को मैं बता दूं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंट्स में जो चीज़ है या केवल वही चीज़ दिखानी चाहिए जो मनी मेजरेबल हो। आप एम्प्लॉय को 20,000 सैलरी देते हैं तो आप 20,000 रुपये दिखा सकते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय कितना वफादार है, कितना कर्तव्यनिष्ठ है, कितना ऑनेस्ट है, उसे आप नहीं दिखा सकते। तो आप क्वालिटी चीज़ों को नहीं दिखा सकते। डुअल एस्पेक्ट कहता है कि हर ट्रांजेक्शन का डुअल इम्पैक्ट होता है, एक डेबिट पे इम्पैक्ट होता है, एक क्रेडिट पे इम्पैक्ट होता है, तो हमें उसको समझते हुए अकाउंटिंग करनी चाहिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बार जिस चीज़ को हमने जिस वैल्यू पे ख़रीदा है उसी वैल्यू पे बुक में एंटर करना चाहिए। अगर हमने फर्नीचर 3 लाख का ख़रीदा है तो हो सकता है अगले दिन फर्नीचर की वैल्यू 3,20,000 हो जाए, लेकिन हमें चूंकि हमने उसे 3 लाख पे ख़रीदा है तो हमें उसे बुक्स में 3 लाख पे एंटर करना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। बाय द वे, असेट्स का वैल्यूएशन जो होता है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होता है, ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है बुक डेट्स। बुक डेट्स एक शब्द होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पुस्तक ऋण या बही ऋण, और इसको प्यार से या आसान भाषा में आप बोला करते हो डेटर। डेटर शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ। इसको आप क्वेश्चन को समझिए कि मान लीजिए कि क्लाइंट की बैलेंस शीट में लिखा हुआ है डेटर 9 लाख रुपया। इसका मतलब है क्लाइंट ये कह रहा है कि मार्केट में जो लोग हैं उस पर 9 लाख रुपए बाकी चल रहा है। तो अब आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डेटर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन या डोर टू डोर जाके डेटर से हर डेटर से मिलके तो पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है डेटर्स को आप कैसे वेरीफाई करोगे? बैलेंस शीट में केवल फिगर मात्र देखकर डेटर से जो पैसा मिलता है, मतलब जैसे बैलेंस शीट के बाद बैलेंस शीट में डेटर 9 लाख रुपए का है दिसंबर में, तो अगले महीने कुछ पैसा आएगा। तो ये कह रहा है मिलते हुए पैसे को देखकर आप डेटर्स को वेरीफाई करोगे, पर वो तो आप कैसे करोगे? पता नहीं कब तक पैसा मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि दिसंबर में बैलेंस शीट बनाई और जनवरी में सारे डेटर से पैसा मिल ही जाएगा। डेटर का स्केड्यूल या डेटर्स की अनुसूची होती है, वो देख के आप इसको वेरीफाई करोगे, या मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट ले लोगे कि भाई 9 लाख रुपए के डेटर हैं सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। तो देखिए, इसका सबसे सही तरीका है डेटर्स का स्केड्यूल देख के। उसने 9 लाख रुपए के डेटर दिखाए ना, तो आप अपने क्लाइंट से डेटर्स की लिस्ट ले लो कि भाई अनुज पे कितने बाकी हैं, मोहित पे कितने बाकी हैं, रानी पे कितने बाकी हैं, जितने भी लोग हैं आप उन सब के नाम ले लो। मान लीजिए 50 लोग हैं, उनके सामने रकम लिखी हुई होगी, फिर उसमें से रैंडमली आप क्या करो, कुछ लोगों के खाते देख लो। अगर थोड़े से ही डेटर हो तो सारे ही डेटर से खाते देख लो कि हाँ भाई क्या ट्रांजेक्शन हुए और कब से पैसे बाकी चल रहे हैं और क्यों पैसे बाकी चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटर्स 9 लाख रुपए है, केवल मान भर मत लो, केवल मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट का भी भरोसा मत करो कि हम कह रहे हैं ना कि 9 लाख के डेटर है। नहीं, आप उनको बोलो कि हमें डेटर्स की लिस्ट चाहिए। उसको बोलते हैं देनदारों की अनुसूची, डेटर्स का स्केड्यूल। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कैसे आप असेट्स को वेरीफाई करोगे। वैसे तो जो रियल में ऑडिटिंग बुक पढ़ते हैं, मैं रियल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको तो जैसे जूनियर अकाउंटेंट में 12 पेपर हैं और आपको सब कुछ पढ़ना है, तो आप ऑब्वियस सी बात है थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, आप कुछ चीज़ों को डीप में पढ़ोगे। बाकी जो ऑडिटिंग वाला टॉपिक है उसमें तो वैसे बताया जाता है कि आप कैश को वेरीफाई कैसे करोगे, स्टॉक को वेरीफाई कैसे करोगे, डेटर्स को वेरीफाई कैसे करोगे। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये आया कि आप डेटर्स को वेरीफाई कैसे करोगे, तो हम डेटर्स की लिस्ट मंगा लेंगे, जिसको डेटर्स लिस्ट ऑफ डेटर्स या डेटर्स स्केड्यूल बोलते हैं, देनदारों की अनुसूची बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक दो क्वेश्चन ही और हैं। डैश डैश असेट्स आर दोज असेट्स विच हैव नो वैल्यू बट रिप्रेजेंट ओनली एक्सपेंडिचर और लॉस। ये कह रहा है कि वो कौन सी संपत्तियां हैं जिनका कोई मूल्य तो नहीं होता, लेकिन वो व्यय या हानि को रिप्रेजेंट करती है और बैलेंस शीट में दिखाई देती है। देखिए, आपने ये तो अब तक सुन लिया होगा कि बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज होते हैं, और ये बात सच है कि बैलेंस शीट के अंदर असेट्स जैसे कैश, मशीन, स्टॉक, डेटर, ये सारे एसेट्स होते हैं। इसमें से कई एसेट्स रियल होते हैं मतलब इनको बेचो तो पैसा मिलेगा, इनसे वसूलो तो पैसा मिलेगा। अगर लिखा है बैंक बैलेंस 4 लाख रुपए, तो आप बैंक में जाएंगे तो 4 लाख रुपए निकाल पाएंगे। मशीन के सामने 3 लाख लिखा है तो बेचोगे तो 3 लाख नहीं तो ढाई पौने 3 लाख तो रुपये मिल ही जाएंगे। तो वो तो हुए रियल एसेट्स जो हैं भी और जिनसे पैसा मिलेगा। लेकिन कभी कभी बैलेंस शीट में फर्जी आइटम्स भी होते हैं। असेट साइड में वो होते हैं लेकिन उनको बेचने में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे एसेट्स होते हैं झूठे एसेट्स, फर्जी एसेट्स, काल्पनिक एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। मैं बहुत सारे नाम दे रहा हूँ, पॉपुलरली नाम है काल्पनिक संपत्तियाँ। ये सब भी एसेट्स के टाइप होते हैं। मैं अभी स्लाइड में अगले भी बताऊँगा। एसेट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में दिखाए गए वो एसेट्स जो किसी लॉस यानी किसी हानि या एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको बेचने पर कुछ नहीं मिलेगा, तो वो एसेट्स होते हैं काल्पनिक संपत्ति,
फिक्टिशियस असेट्स उनको कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए कि जब वो एक्सपेंडिचर हैं तो उनको P&L में होना चाहिए, लॉसेस हैं तो उनको P&L में होना चाहिए, वो बैलेंस शीट में क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपको कितना समझ में आएगा आई डोंट नो। जैसे क्या होता है, अकाउंट्स में खर्चा होता है और उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सैलरी दी 60,000 रुपये की और हमने उसे राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया मतलब उसे अपन ने P&L में पहुंचा दिया, उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, यानी उस खर्चे को हमने ख़त्म करके P&L में ले गए। तो जब हम पूरा राइट ऑफ कर देते हैं तो वो आइटम P&L में जाती है। पर सपोज़ करो कि कोई आइटम है, मान लो एडवर्टाइजमेंट, उसमें हमने मान लो 6 लाख रुपए खर्च किया। 6 लाख में से अपन ने 4 लाख रुपया तो P&L में पहुंचा दिया, लेकिन 2 लाख रुपए हमने नहीं पहुंचाया, तो उसको बोलते हैं 2 लाख रुपए हमने राइट ऑफ नहीं किया। तो जो 2 लाख रुपए हम राइट ऑफ नहीं करते हैं फिर वो बैलेंस शीट में पहुंच जाता है। तो या तो आप खर्चे को मार दो, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि या तो आप खर्चे को मार दो, अगर नहीं मारोगे तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। तो मारने को टेक्निकली बोलते हैं राइट ऑफ करना, और आत्मा भटकती रहेगी का मतलब होता है फिर वो बैलेंस शीट में दिखती रहेगी। तो जो खर्चा या जो लॉस फुल्ली राइट ऑफ नहीं हो पाता उसकी आत्मा भूत बन के भटकती रहती है बैलेंस शीट के अंदर, टिल देन, जब तक वो राइट ऑफ नहीं हो जाता। स्केरी, डर लग रहा है, तो उसको फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वैसे टाइप बताता हूँ, ये आपको अधिकतर पता है। असेट्स का क्लासिफिकेशन, एक फिक्स असेट्स होते हैं जिनके मूल्य में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, जिनको हम सेल नहीं करते हैं या सेल के लिए नहीं रखते, जैसे फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, प्लांट हुआ, इनको हम प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए रखते हैं। इन्वेस्टमेंट हम रेंट, जैसे हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं रेंट कमाने के लिए, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं डिविडेंड कमाने के लिए। वेस्टिंग असेट्स, जैसे जैसे वेस्टिंग असेट्स मतलब नेचुरल असेट्स, जैसे जैसे हम उनको यूज़ करते जाते हैं वो ख़त्म होती, जैसे तेल के कुएं में से तेल निकालोगे तेल ख़त्म होता जाएगा, जंगल में से लकड़ी निकालते जाओगे तो जंगल ख़त्म होता जाएगा। तो वेस्टिंग असेट्स यानी क्षयशील संपत्तियाँ जो निकलती जाती है, ख़त्म होती जाती है। फिक्टिशियस असेट मैंने आपको बता ही दिया इतनी देर से रामायण, जो खर्चा है, लॉस है, पर फुल्ली राइट ऑफ नहीं है, इसलिए अपने टेक्निकली डेबिट रीज़न की वजह से वो असेट साइड में शो हो रहा है, वो होता है फिक्टिशियस असेट्स। एक होते हैं करंट असेट्स जो कि तेज़ी से बदलते रहते हैं, जिनकी बुक वैल्यू बदलती रहती है, कैश हुआ, स्टॉक हुआ, डेटर हुआ, बैंक बैलेंस हुआ, वो तेज़ी से बदलते रहते हैं। इनटेंजिबल असेट्स जो दिखाई नहीं देते लेकिन बिजनेस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, गुडविल कस्टमर को हमारी तरफ लेके लाता है, लाइसेंस हमें पावर देता है टू सेल, टू प्रोड्यूस, और ऐसे बहुत सारे इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। तो ये असेट्स के प्रकार हैं। ओके, आज का ये लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। द वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इम्प्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप एंड टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन द असेट। दिस इज आइडेंटिफाइड बाय, कहता है संपत्तियों के सत्यापन का तात्पर्य है मूल्य, स्वामित्व, स्वत्व, अस्तित्व, कब्जे और संपत्ति पर किसी भी प्रकार की उपस्थिति की जांच से है। तो बार बार वेरिफिकेशन, आज पहली स्लाइड से लेके मैं बार बार यही बोलता जा रहा हूँ, ये किसने कहा है? स्पाइसर और पैगलर, G.R. बार्टलीवर। तो ऐसी तीखी और मदहोश कर देने वाली परिभाषा स्पाइसर और पैगलर ने दी है। स्पाइसी, तीखी, पैगलर समझते ही हो, ठीक है। तो उसने ये मदहोश करने वाली परिभाषा दी है। इसको याद ही करना है, कोई तरीका नहीं है, मैंने एक गंदा सा तरीका बताया बताने का, याद करने का, आप अपने तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है, जैसे भी आपको लगे। लास्ट, बिल्कुल लास्ट कोई वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन, इसमें कुछ बातें समझ में आएगी। वेरिफिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑडिट प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वेरिफिकेशन थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इसमें इवन वाउचिंग भी शामिल है ना, क्योंकि इसमें हम असेट्स को फिजिकली भी देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीली भी देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? असेट्स वर इन एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट, क्या बैलेंस शीट की तारीख पे असेट्स मौजूद थी। सोचो कभी आप पुलिस वाले बन गए तो आप ये तो सीखोगे ना पुलिसिंग कैसे करते हैं या किसी केस को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। इसी चीज़ में इस चैप्टर में आप ये सीख रहे हैं कि अगर आप ऑडिटर बन गए तो आप असेट्स का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। पहले तो आप ये देखेंगे कि बैलेंस शीट डेट पे असेट्स मौजूद थी कि नहीं। असेट्स हैव बीन अक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड अंडर अ प्रॉपर अथॉरिटी, वो संपत्ति व्यापार के लिए ही खरीदी गई थी और वो एक प्रॉपर व्यक्ति की कस्टडी में है। राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द असेट वेस्टेड और बिलोंग टू द अंडरटेकिंग, तीसरा क्लाइंट के पास उस असेट्स का मालिकाना हक है मालिकाना हक है। असेट्स आर फ्री फ्रॉम एनी लीन और चार्ज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, अगर असेट्स हैं तो उस पर कोई गिरवी
प्रभार बंधक नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो पुस्तकों में फिर वो बात दिखनी चाहिए। असेट्स हैव बीन करेक्टली, पांचवा, असेट्स हैव बीन करेक्टली वैल्यूड हैविंग रिगार्ड टू देयर फिजिकल कंडीशन। असेट्स की जो हालत है उसको देखते हुए उसका प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है। मैंने बहुत सारे वैल्यूएशन क्राइटेरिया बताए, आपको देखना है कि असेट्स का प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि फर्नीचर देख के टूटा फूटा है और वो दिखा रखा है 5 लाख का, और आप मान के बैठ गए कि हाँ है ना 5 लाख का। आप उसकी कंडीशन देखते हुए देखो तो सही वो 5 लाख का है भी या नहीं। क्योंकि अगर आप देखो, एक और थ्योरी बनती है कि ऑडिटर जो होता है वो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो आपको सही कम्युनिकेट करना है। केवल आपको फीस मिल रही है तो केवल मैनेजमेंट को खुश भर कर देने के लिए आपको कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है, आपको ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, आपको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तो आपको सही रिपोर्ट देनी है। एंड असेट्स वैल्यू आर करेक्टली डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। और यही वाली बात कि बैलेंस शीट में आपने प्रॉपर वैल्यू कर दी, प्रॉपर वैल्यूएशन कर लिया, फिर आप देखो कि इन्होंने बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर वैल्यू दिखाया है या नहीं। कई बार हम संपत्तियों को छुपा देते हैं सीक्रेट रिजर्व बनाने के लिए, दायित्वों को बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं सीक्रेट रिजर्व बनाने के लिए, तो ये मैला प्रैक्टिस ना हो, ठीक है सर। तो होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर आया है, किसी भी तरह का डाउट पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मुश्किल उठा पाता हूँ मैं। कॉमर्स के हैं, जॉब लेना चाहते हैं तो ये चैनल आपके बहुत काम का है। इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबको पता है कि सब्सक्रिप्शन की कोई फ़ीस नहीं लगती है, तो जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक ले लीजिए, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी और का भला करना चाहें तो उसे चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो बाय।